बिजली कर्मचारी संघ ने इसका खंडन करते हुए हड़ताल को कामयाब करार दिया है। हालांकि इसमें लागू होने के बावजूद हड़ताल हुई और हड़ताल के बावजूद प्रदेश में बिजली आपूर्ति पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। उधर बातचीत को लेकर भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां सरकार कर्मचारियों को बातचीत के लिए रास्ते खुले होने की बात कर रही है, वहीं कर्मचारी संगठन सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस और इनेलो दोनों ने बिजली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। अब बड़ा सवाल ये कि हरियाणा में हड़ताल के असर का सच क्या है? क्या बेअसर हो गई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल? तो इसमा के बावजूद हड़ताल पर जाना कितना सही? आखिर बातचीत से पीछे कौन हट रहा है और बिजली आपूर्ति बाधित न होने देने के दावे में कितना दम है? इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा सवाल बड़ी बहस का, हरियाणा में हड़ताल के असर का सच क्या है? हड़ताल की जो पड़ताल है वो हम करेंगे आज बड़ी बहस में। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल कि क्या बेअसर हो गई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, ये भी देखना होगा क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 30% कर्मचारी की हड़ताल। तीसरा बड़ा सवाल, इस्मा के बावजूद हड़ताल पर जाना कितना सही है? ये तीसरा बड़ा सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। और चौथा बड़ा सवाल, आखिर बातचीत से पीछे कौन हट रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और अहम सवाल कि बिजली आपूर्ति बाधित न होने देने के दावे में कितना दम है, कितना सच है, ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे बड़ी बहस में। बड़ी बहस में आज हड़ताल की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं हड़ताल के असर को लेकर दोनों पक्षों में क्या दावे हैं। देश में पावर सप्लाई की स्थिति सामान्य है, अर्थात पावर सप्लाई इन द होल ऑफ द स्टेट इज नॉर्मल। ये इसके बावजूद है कि जबकि हमारे पास अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 36% कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और एसीएस पावर राजन गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें निश्चित तौर से जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं वो बहुत ही गुमराह करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि 30% बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है, जबकि जो उनके सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो वितरण निगमों की हड़ताल है वो लगभग 80% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। और जो कच्चा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है वो भी लगभग 70% हड़ताल पर है। तो इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से सरकार को गुमराह किया। सरकार और कर्मचारी संघ दोनों एक दूसरे पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को अड़ियल रवैया अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जरा सुनिए। उनसे लगातार बातचीत करके उनको समझाया जाता रहा है। चिट्ठियां लिखकर मैनेजिंग डायरेक्टर्स द्वारा उनको बार बार बुलाकर बातचीत करनी, सरकार द्वारा एक आदरणीय परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में, मुख्य सचिव और मेरी सदस्यता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के द्वारा पूरे 4-5 घंटे बातचीत हुई, हर चीज समझाई गई। 23 अक्टूबर 2015 को ये 23 योजनाओं का टेंडर किया था। जिस दिन टेंडर किया बिजली कर्मचारियों ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, नोटिस दिया, लेकिन सरकार ने बात नहीं करी। 11 मई को मास कैजुअल ली, 25,200 कर्मचारी 233 कर्मचारी उस पर चले गए, लेकिन फिर बातचीत नहीं करी। फिर 13 तारीख को हमने हड़ताल का नोटिस दिया, 29-30 को हड़ताल करेंगे, उसको भी गंभीरता से नहीं लिया। और 27 तारीख को फिर बातचीत रस्म अदायगी करने के लिए बातचीत की, जिसमें सरकार पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि गंभीर दिखाई नहीं दी। और एसीएस पावर साहब का उसमें जिस प्रकार से घोर आपत्तिजनक और उकसावेपूर्ण जिस प्रकार से रवैया था, हालांकि हमने टोका कि धमकाने के लिए बुलाए रखे हैं क्या, मतलब इस प्रकार का जो रुख है और अपनी बात पर अड़े रहने का जो रुख है वो निश्चित तौर से उस मीटिंग में दिखाई दिया। कर्मचारियों की मुख्य मांग 23 सब डिविजन्स के निजीकरण को रद्द करना है और निजीकरण को लेकर दोनों ही पक्षों की अपनी अलग अलग परिभाषा है। जरा ये भी सुनिए। यूनियंस के नुमाइंदों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज तक एक भी आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं करी होगी कि हमारे पर इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार एडिशनल मैन पावर बढ़ा के
जनता की सुविधा को बढ़ाना चाहती है बिना कर्मचारियों के ऊपर कोई भी प्रभाव डाले, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो निजीकरण कर रहे हैं, सरकार कहते हैं कि निजीकरण नहीं है, ये वर्क को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो मीटर रीडिंग का, बिल बनाने का, बिल बांटने का, बिल सब सारा का सारा ये जो काम है सारा ठेके पर दिया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे दिया था और आज वो परमानेंटली शक्ल ले गया है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम जाएगा। तो निश्चित तौर से इससे कर्मचारी जो हैं, जब 230 की 30 सब योजना का काम चलाएगा जाएगा तो जो कर्मचारी हैं वो कहाँ जाएंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर जमकर कटाक्ष किया। ये भी सुनिए क्या कुछ कहना है विपक्ष का। कि निजीकरण जो है वो इस मसले का हल नहीं है और निजीकरण करने का मतलब ये है जो इतने सालों से हमारे जो कर्मचारी इस विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उनको सबको अपने जाके घर बैठना पड़ेगा। प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंबानी को गुजरात में, टाटा और अंबानी को दिल्ली के अंदर, उसी तरह प्रदेश के भी बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचने आने वाले समय में जा रही है। वो इस सरकार की तरफ से आई प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। सरकार ने बातचीत से हल करने की कोशिश की थी काफ़ी, अब वो किसी कारण से समाधान नहीं हो सका, लेकिन सरकार के बातचीत के दरवाजे फिर भी खुले रहेंगे। सहानुभूति पूर्वक उनके बातों के ऊपर विचार किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है सारी चीज़ें और उसके बारे में तुरंत कोई निर्णय। हमारे साथ बड़ी बहस में हमेशा की तरह एक खास पैनल आज मौजूद रहेगा। स्थिति यह है कि आज हमने बड़ी बहस में सवाल इसलिए ये उठाया है, सरकार कह रही है कि हड़ताल बेअसर रही, 30% लोग हड़ताल पर रहे। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं नहीं साहब 80% लोग हड़ताल पर रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भले ही 30% लोग हड़ताल पर रहे हो या 80% लोग हड़ताल पर रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह का रुख है उसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? हमारे साथ रविंद्र ढुल और आनंद कौशिक साहब, कांग्रेस के नेता, रविंद्र ढुल INLD के नेता हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से, गुड़गांव से हमारे साथ जवाहर यादव जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जवाहर यादव साहब आपका स्वागत है। और जवाहर यादव साहब, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि आज जो ACS पावर है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, वो कहते हैं कि साहब 30% लोग हड़ताल पर थे, 70% लोग काम पर थे। बिजली कर्मचारी संगठन कहते हैं नहीं साहब 80% लोग हड़ताल पर थे। यानी सरकार की तरफ से इस हड़ताल को बेअसर माना जा रहा है और बिजली कर्मचारी या जो कर्मचारी संगठन है उसे असरदार करार दे रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि बजाय इसके कि कितने लोग हड़ताल में शामिल थे, इस पूरी स्थिति को डिफ्यूज करने की कोशिश होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है। जी जवाहर जी, आपका प्रश्न मुझसे पूरा हो गया? जी जवाहर साहब, आज मैं आंकड़ों की बात नहीं कर, हाँ मैं आंकड़ों की बात नहीं करता। आज प्रश्न यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की जनता है। उनकी सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों में वो इच्छा शक्ति नहीं रही कि हरियाणा की जनता के हितों के लिए हम काम करें। अगर ये, और फिर मेरा एक निवेदन के साथ आपसे भी आपत्ति, आपके चैनल को भी मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं जी। आपने दोनों पक्ष सुने, परंतु आप भी ये चलाने लग गए कि 23 सब डिविजनों का निजीकरण हो रहा है। वो किसी राजनीतिक पार्टी का तो मत हो सकता है, वो कर्मचारियों का तो मत हो सकता है। तो मेरा तो निवेदन आपसे पहला ये है, आप ये चलाइए कि तथाकथित निजीकरण, क्योंकि निजीकरण है या नहीं है इसमें सरकार का भी पक्ष है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, एक भी सब डिवीजन का निजीकरण नहीं होगा। ये सरकार का ऑफिशियल मत मानिए आप जी। एक भी उसका निजीकरण नहीं होगा। तो जो कांग्रेस के या INLD के लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार ने 23 सब डिवीजन का, या जो कर्मचारी संघ कह रहा है हमने एक भी सब डिवीजन का निजीकरण नहीं किया, पहला उत्तर यह है। दूसरा जो किया है वो ये किया है कि जो 23 सब डिवीजन है उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता के लोगों को और बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, उसके लिए हम एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियों को भी सहयोग करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं तब भी, और कर्मचारी एसोसिएशन के जो ये आंकड़े बताए गए कि वो किसी ने कहा जी वो 80% लोग गैर हाजिर थे, तो सरकार का मत ये था कि 30% लोग गैर हाजिर थे।
हमारा परसेंट ये बताने का था कि कर्मचारी में भी अधिकांश लोग ये सोचते हैं, जब आज अगर कहीं बिजली में कहीं बाधा नहीं आई तो निश्चित रूप में आंकड़ों पर नहीं जाता कि किसके सही किसकी गलत है। मैं मान लेता हूं आपके अनुसार आंकड़ों पर नहीं जाता, परंतु ये तो आप मानेंगे कि बिजली आपूर्ति में इतनी बाधा नहीं पड़ी, तो वो इसलिए नहीं पड़ी कि अधिकांश कर्मचारी भी इसके खिलाफ है। वो भी ये चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को बेहतर जीवन मिले। आज हमने जिसको ये निजीकरण कह रहे हैं, किरण चौधरी जी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, कह रही थी निजीकरण किया, निश्चित रूप से निजीकरण हुआ, परंतु वो हुआ दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार में हुआ, जहां टाटा को और रिलायंस को वो कंपनियां सौंप दी गई। हमारे यहाँ कहीं भी ओनरशिप चेंज नहीं होने जा रही। हमारे यहाँ ओनरशिप सरकार के पास है, बोर्ड के पास है, वो ही रहेगी। हमने तो केवल 23 सब डिवीजन पे जो पहले भी ठेकेदारी प्रथा के तहत काम होता था उसी को कंटिन्यू किया, परंतु उसमें एक अंतर किया है। पहले ठेकेदारी प्रथा के अनुसार मान लीजिए मेरे घर की बिजली चली गई और वो फॉल्ट ऐसा है जिसको 1 घंटे में ठीक होना चाहिए, वो पूरे दिन ठीक नहीं होता था। अब यह है कि हमने उनको कहा है ठेकेदार को, अगर 1 घंटे में आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यानी कि ठेकेदार को उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो बिजली आपूर्ति में बाधा ना आए, आप समय में ठीक नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी और हरियाणा के जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि ठेकेदार को भी लगता है कि मुझ पे पेनल्टी लगेगी तो मैं घाटे में जा सकता हूं, इसलिए जिसकी बिजली गई है उसको जल्दी से जल्दी बिजली की आपूर्ति करो। अगर ये करना हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करना अगर गलत है तो हम उसके गुनाहगार हैं और हम खुशी से कहेंगे कि हम गुनाहगार हैं। ठीक है, तो जवाहर यादव जी को आपने सुना, रविंद्र ढुल साहब, कि इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, आप जनता को बरगला रहे हैं। और इनका यह कहना है कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ जगह पर इन्होंने एक तरह से, जिसे हम आउटसोर्सिंग ये कह रहे हैं, उसे निजीकरण नहीं कह रहे हैं। इनका कहना है ओनरशिप भी चेंज नहीं हो रही है। क्या कहेंगे इन तमाम आरोपों पर जो सीधे तौर पर आप पर लगाए हैं जवाहर यादव साहब ने? देखिए रोहित, आप एक बात को समझिए, जवाहर यादव साहब ने बड़ा इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड कर दिया है इस पूरी स्ट्राइक का। आप पहले तो जवाहर यादव जी से मेरे कमेंट के बाद में पूछिएगा कि क्या यह हड़ताल केवल मात्र इस बात के ऊपर है कि 23 जो यूनिट्स हैं उसमें कुछ सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है या उसके अलावा भी कुछ है? मांगे इसके अलावा एक नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 20 से ऊपर और मांगे, जैसे कि पंजाब के समान वेतनमान भी है और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं जिनके लिए बड़े लंबे समय से इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर खुद ऐड किया था। ये पहले तो बरगलाने का ये प्रयास ना करें कि ये हड़ताल केवल इस कारण से। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने कर्मचारियों को पूर्णतः समर्थन दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वे वही हैं जिन मांगों के ऊपर बीजेपी ने कभी कमिट किया था। जहां तक बात कुछ सर्विसेज के निजीकरण की, इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो निजीकरण किया है वो सर्विसेज का किया है। मैंने इनके कमेंट से पहले बता दिया था। अब ये बेशक से कहें कि हमारी पार्टी कुछ गलत बोल रही है, उल्टा बोल रही है, मैंने पहले बता दिया था कि कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स कर रहे हैं, चाहे वो लाइनमैन का हो, चाहे वो मीटर रीडिंग का हो, इन चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं। लेकिन किस रेट पर कर रहे हैं? कम से कम जो मार्केट रेट है या जो इनका खुद का रेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, उससे 4 गुना पर उसका भार आप किसके ऊपर डाल रहे हैं? और दूसरी चीज ये है, यदि आप सर्विसेज को बेहतर करना चाहते हैं तो उस जगह से प्रारंभ कीजिए अपने काम को जहां पर कि इस समय पर कमजोरी है हरियाणा के अंदर या लाइन लॉस ज्यादा है, जहां पर सर्विसेज की कमी है। जिस जगह पर पहले ही कंज्यूमर्स बेहतरी से काम कर रहे हैं वहां पर आप इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? और 10,000 एम्प्लॉइज इस समय पर आउटसोर्सिंग पर हरियाणा के अंदर हैं, कोई एक एम्प्लॉय नहीं है। इनके भविष्य के बारे में भी तो इनको सोचना होगा, इनको हर चीज के बारे में सोचना होगा। इतना लिमिटेड पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि सरकार के प्रवक्ता इस प्रकार का काम अगर हरियाणा के सामने प्रदर्शित करेंगे तो कैसे काम चलेगा रोहित जी? बिल्कुल, सवाल वाजिब है। जवाहर यादव साहब से एक छोटा सा जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं कंवर सिंह यादव साहब के पास भी चलूंगा जो कि प्रधान है HSEB वर्कर्स यूनियन के। चलिए देखिए, एक तो इन्होंने कहा खुद ही, मेरे मित्र प्रवक्ता धुल साहब ने, कि ये आउटसोर्सिंग की बात हो रही है।
तो पहला ज्ञान तो आप जाकर सांसद दुष्यंत चौटाला जी को दे दीजिए कि दुष्यंत चौटाला जी आपका ज्ञान अधूरा है, ये आउटसोर्सिंग हो रही है, निजीकरण नहीं हो रहा। उनको तो पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए। नंबर एक, उनका आपने उनका प्रेस नोट नहीं पढ़ा है, तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपने उनका प्रेस नोट नहीं पढ़ा। जवाहर जी आप झूठ मत बोलिए, आप बदलाइए मत। उन्होंने ये कहा है कि सर्विसेज प्राइवेटाइज हो रही है। अब देखो मुझे बोलने नहीं देंगे, ये आईएनएलडी के साथ आप गलत नहीं बोल सकते। आईएनएलडी के लोग मुझे समझाते हैं, दुष्यंत चौटाला जी को नहीं समझा पाते। आप बताइए, आपकी मजबूरी ध्यान में आती है, मैं अपनी बात कह लेता हूँ। दूसरा मैं मुझे अच्छा लगा आपको, आप बताइए। मुझे अच्छा लगा अपने रविंदर ढुल जी का मुझे अच्छा लगा कि ये आज बिजली के लिए सोचने लगे हैं, यानी कि आईएनएलडी का चेहरा भी अब बदल रहा है। ये लोग जो कल को बिजली के नाम पे लोग निकल के आते थे और उन किसानों के ऊपर गोलियां चला देते, आज ये बिजली के मामले में भी बेहतरी की बात करने लगे। जवाहर जी आज की बात करें, स्वागत करता हूँ। हम बिजली के विषय पर बात कर रहे हैं। आईएनएलडी की सोच बदल रही है, इसके लिए मैं ठीक कहता हूँ। मुझे पता था रोहित जी ये कंडेला को लेकर के जरूर आएंगे। इन्होंने कहा जी बताइए। अब ये मुझे बीच में बोलने नहीं देते, दिक्कत है। देखो जी समय जब ये बोलते हैं धैर्य से सुनता हूँ। आप इसके अलावा कुछ और है जवाहर जी तो बताइए। रोहित जी समय के हिसाब से हमें भी जवाब बार क्यों रिपीट करते हैं? यादव साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, कंवर सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। रविंदर जी, अब देखिए रविंदर जी मुझे आप बोलने नहीं देंगे, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और कोई प्रवक्ता बैठा हो तो समझ में आता है। आप तो मैं बड़ा सम्मानित करता हूं आपका कि आप तो मुझे बोलने देंगे। देखिए दूसरा, इन्होंने अब देखो ये मुझे इसलिए करते हैं कि बीच में डिबेट आके भटक जाए। जहां तक है कि इनको दुष्यंत जी को समान जाना चाहिए। दूसरा एक और कहता हूं, इन्होंने कहा कि हमने डिबेट के मुद्दे बदल दिए, उनकी और भी मांग है, तो मेरा आपसे भी आग्रह है, अब उनके प्रतिनिधि को हम बुलाएं तो आप भी उनके साथ आ जाइए, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और दूसरा, आज ये कांग्रेस के जो बिजली के प्रवक्ता है उनको समझाइए और न्यूज चैनल को कहिए कि जी आप केवल निजीकरण की क्यों बात कर रहे हैं। निजीकरण की बात केवल सरकार नहीं कर रही, आपको चैनल को भी आग्रह करना चाहिए और जो बिजली बोर्ड के प्रवक्ता उनको भी समझाना चाहिए कि सभी मांगों की चर्चा कर लेते हैं। अगर वो मुझसे सभी मांगों की चर्चा पे डिबेट करेंगे हम तैयार है। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उसका उत्तरदायित्व तो हमारा, आप हमारे प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं? चलिए कंवर सिंह यादव साहब के पास चलेंगे, जो कि प्रधान है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियंस के। कंवर सिंह यादव साहब, जवाहर यादव साहब का कहना है कि साहब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई निजीकरण नहीं होने वाला, क्या आपको इनकी बात पर भरोसा है? देखिए, जहां तक जवाहर जी ने अभी बात रखी है, पहली बात तो उन बातों का जवाब देना चाहता हूं कि आज की जो स्ट्राइक है उसके आंकड़ों के हिसाब से बात कही है। दूसरा इन्होंने एक रखा है कि बिजली की सप्लाई पूरे प्रदेश में ठीक चली, इसका मतलब कर्मचारी मन से काम करना चाहता था, उसकी ये डिमांड नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपना जो नोटिस दिया था ज्वाइंट एक्शन कमेटी में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम किसी भी तरह से कोई बिजली बाधित नहीं करेंगे और अगर बिजली बाधित भी होगी तो हम उसको आवश्यक सेवाओं को हड़ताल पर होकर भी चालू करेंगे। और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम ये आंदोलन जो निजीकरण का है जन सहयोग से आंदोलन को जीतना चाहते हैं, तकलीफ देकर के नहीं जीतना चाहते। जहां तक आंकड़ों की बात है, पूरे दिन से सभी चैनल्स पे चला 36% दिखाया जा रहा है। आंकड़े बिल्कुल मैं कहूंगा कि जवाहर जी सरकार पूरी तरह से आंकड़ों को गुमराह कर रही है। आंकड़े अगर सही हैं तो मैं मेरे पास में लेकर के आया हूं, हर सर्कल वाइज बता सकता हूं कि 80% से अबाव सरकारी हमारे कर्मचारी हैं। आज हमारी जो हड़ताल है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, उसमें कंवर सिंह यादव साहब आपसे सवाल ये है ने कहा है कि क्या आप जवाहर यादव जी की बात से सहमत हैं? इनका कहना है कि निजीकरण हो ही नहीं रहा, ज्यादातर एम्प्लॉय खुश हैं इनकी सरकार के इस फैसले से, किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं, प्रदेश की जनता को क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी। क्या आप इन बातों से सहमत हैं जवाहर यादव जी की? सरासर गलत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जवाहर जी को बड़े अदब से कि जब हमारी मंत्री जी अपने पवार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई तो हमारे एसएस पावर साहब ने इस बात को माना कि जो अब तक पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं वो सारे पायलट प्रोजेक्ट फेल हुए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जवाहर यादव जी इस बात को कह रहे हैं कि हमने हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि जो हमारे को सिर्फ कर्मचारी दे दो और मैन और मेटेरियल दे दो, हम इस को पूरी सुविधा देंगे। क्यों सरकार इस बात पर अड़ी रही है कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट होना ही चाहिए?
ये समझ से बाहर है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक उसकी बात है निजीकरण की, मानना है इन्होंने कि जो पहले पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं सारे फेल हुए हैं, उस मीटिंग में माना है, मंत्री जी के सामने इस बात को माना है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो ये कहा है कि हमें जो एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि गुड़गांव के 5 सब डिवीजन जो दिए हैं 52,53,000 के अंदर दिए हैं, 211 आदमी वो देंगे। 211 आदमी का अगर हम औसतन वेतन लगाते हैं दें उसको 21 लाख रुपए हो जाएंगे। 5-4 लाख सामान के लगा दो। मैं कहना चाहता हूं 52 लाख का दिया है, बाकी के पैसे कहां जाएंगे? क्यों जो पहले 37,000 करोड़ का घाटा है क्यों हमारे को बदनाम करके जवाहर जी ने यह भी शब्द कहा है कि भाई ये बिजली ठीक जल्दी करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश को विद्युतीकरण भी इस कर्मचारियों ने किया था, और आज भी अगर पूरा 90 के अंदर जो कर्मचारी था उसके 4 गुना हमारा काम बढ़ गया, उसके आधार पर अगर आदमी दिए जाएं तो 100% जो आज आउटसोर्सिंग में देने की नहीं। चलिए कंवर सिंह यादव साहब, हमने बड़े विस्तार से आपकी तमाम बातों को सुना ताकि आप ये ना कहें कि साहब आपको बोलने का मौका नहीं। जवाहर जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे चाह रहा हूं साहब। सवाल ये कि अब आपका आगे का क्या फैसला होगा? क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातें सुन रही है, आपकी मांगों को मान रही है, या कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से हो रही है? कमेटी को दे दे और एक सब डिवीजन कंपनी को दे दे जी, और वही सुविधाएं हमें दे दे, वही सुविधाएं उस कंपनी को दे दे। अगर उससे बेहतर अगर हम काम करते हैं तो इस निजीकरण का 23 का इसका निरस्त कर दे, और अगर हम बेहतर नहीं कर पाते तो चाहिए 230 और सब डिवीजन बचे उसमें कर दे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा केवल और केवल सरकार इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि 23 का तो हम करेंगे और बाकी को ले लीजिए। इसमें क्या कारण है? इसमें भी बीच में जाना चाहिए कि सरकार इस बात पे क्यों अड़ी हुई है। तो हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, सरकार से हमने पहले भी बात की है और आज भी कह रहे हैं कि अगर इसकी सुनाई नहीं देती, अगर 23 सब डिवीजन का निजीकरण किया गया तो 100% हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी जहां तक भी आंदोलन जाएगा वहां पर इस आंदोलन को हम लेकर जाएंगे। ठीक है, जवाहर यादव साहब क्या कहना है? इनका कहना है कि साहब आंदोलन तो जारी रहेगा, आप लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ जिसे कहा जाए कि जब बातचीत के टेबल पर बैठते हैं तो आप लोग धमकाते हैं, डराते हैं आप लोग। चलिए, ऐसे 2 मीटिंग में तो मैं रह रहा हूं। जब सर्व कर्मचारी संघ मिला है माननीय मुख्यमंत्री से, तो 2 मीटिंग का तो मैं साक्षी हूं। उसमें बताइए, उसमें शायद यादव साहब भी आए होंगे, और मुझे जहां तक सुभाष लांबा जी तो उसमें थे ही। क्या उस मीटिंग में किसी ने धमकाया? अगर किसी ने 2 मीटिंग में तो मैं खुद साक्षी रहा हूं। आज प्रश्न ये है कि मेरे मित्र अभी तक ये नहीं बता पाए। एक तो कह रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है, परंतु निजीकरण कैसे हो रहा है इसका उत्तर नहीं दे पाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि आप भी वो सुविधा चाहते हैं, तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं 23 सब डिवीजन अगर इनके पास चली गई, 23 सब डिवीजन आप भी ले लीजिए। आपका सारा जवाब दिया हमने, सारा जवाब दिया है 23 सब डिवीजन पे। नहीं, उत्तर सुन। अरे सर, मैं आपसे एक बात करना, उत्तर सुन लीजिए कि सरकार मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जोड़ी हुई है। उत्तर सुन लीजिए इस सर, मैं उत्तर नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको हमने तो लड़ाई थोड़ी करनी है, हमने तो कंवर सिंह यादव साहब, मैं आपको रोकूंगा। जवाहर जी अपनी बात पूरी करें, फिर आनंद कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता, उनके पास भी चलेंगे। जी जवाहर जी अपनी बात पूरी करें संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूं कि आप 23 सब डिवीजन आप भी चुन लीजिए, और आप ये कहिए कि जो सुविधा वहां मिल रही है आप भी ले लीजिए। आपसे कोई, आप हरियाणा के कर्मचारी हो, हरियाणा के नागरिक हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का भला कैसे, उसमें आप भी आते हो। आप चैलेंज के साथ लीजिए। मैं आपको टेबल वार्ता पे जाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आपको आमंत्रित करता हूं। आप 23 सब डिवीजन चुन लीजिए, जिनको जो आपकी छूट है। इन 23 को छोड़कर बाकी 23 आप कर लीजिए। आप अपना पायलट प्रोजेक्ट चला लीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। परंतु इसका कहीं निजीकरण नहीं हो रहा, फिर ये बरगला रहे हैं। निजीकरण क्या होता है पहले वो बता दीजिए, फिर हम बताएं। आप बताइए कि हमने निजीकरण किया या नहीं किया। ठीक है, आनंद कौशिक साहब का रिएक्शन भी एक ले लेते हैं। कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में? आनंद कौशिक साहब अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक रहे हैं। आनंद कौशिक साहब, क्या कहना है आपका? बिजली कर्मचारी हड़ताल पर, कर्मचारियों का कहना साहब मांगे मान नहीं रहे हमारी। कंवर सिंह जी, कंवर सिंह, आवाज नहीं आ रही यार मेरे को। कौशिक साहब आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं।
लेकिन कानों में आवाज बहुत ज्यादा है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। ऐसा है, कंवर सिंह जी ने जो कहा है काफी हद तक ठीक कहा है। और ये क्योंकि ये DS डेसी जी और राजन गुप्ता जी और किशन लाल पवार के अध्यक्षता में जो बात हुई है, लेकिन खबर आती है सरकार सारे कर्मचारियों को मना नहीं पा रही है। क्यों नहीं मना पा रही है? उन कर्मचारी जानते हैं अगर हमारे को नुकसान होगा, इनके बच्चों के रोटी के लाले पड़ जाएंगे। 23 देना चाहिए, यूं क्या देना चाहिए? और प्लांट लगाओ, बिजली के दूसरे प्लांट लगाएं, अच्छी बात करें तो बात है। आप ये कर्मचारी बेचारे नहीं रहेंगे तो लाइट हरियाणा में कहां से रोशनी आएगी? ठीक बात, बिल्कुल। तो आनंद कौशिक साहब का तो ये कहना है इनकी माने और सरकार ने बिल्कुल। तो कौशिक साहब का कहना है कि इनकी मांगे जल्द मानी जाए, सरकार क्योंकि ने सरकार आज को तक किसी को भी नहीं सरकार मना पाई है जी, क्योंकि मुख्यमंत्री लोग बीच में आते नहीं। उत्तर देना चाहता हूं। जवाहर साहब उत्तर दीजिए। आनंद कौशिक जी, आपका ये ब्रह्म ज्ञान का हम सम्मान करते हैं, परंतु ये ब्रह्म ज्ञान अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को दे देते तो दिल्ली में वास्तव में निजीकरण नहीं होता। उसको निजीकरण कहते हैं जो आपने किया। तो ये अपना ब्रह्म ज्ञान अच्छा रहता कि आप अपने आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देते। और मैं फिर कह रहा हूं, एक भी कर्मचारी, आपके प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं होगा, पर मैं आपको देना चाहता हूं। ऑन एयर बोल रहा हूं, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के सामने बोल रहा हूं, एक भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। तो ये जो विपक्षी पार्टियां बगलाने का काम कर रही है, कर्मचारियों को भी, हरियाणा के लोगों को भी, ऐसे ही लोगों से सावधान रहना है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको दोहरा चुके हैं, ACS हमारे दोहरा चुके हैं। तो ये सरकार के शब्द है कि एक भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि हम निजीकरण नहीं कर रहे। वैसा निजीकरण जैसा शीला दीक्षित ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में किया था, हम कहीं निजीकरण नहीं करने जा रहे। एक कर्मचारी नहीं मिलेगा। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के सामने मुझे फिर आना है, माननीय मुख्यमंत्री को फिर आना है, इसलिए मैं ऑन एयर बोल रहा हूं। इन पॉलिटिकल पार्टियों से, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से और ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो हरियाणा के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जी, रविंद्र ढुल साहब एक बार फिर जवाहर यादव, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक जाते हैं या ठीक है। कौशिक साहब अपनी बात पूरी करें। आप यहाँ की बात करिए, यहाँ के मसले सुलझाइए। मतलब इसका आप ये तो मानेंगे राहुल जी ने और सोनिया जी ने गलत किया? आप ये मान लीजिए कि वहां पर राहुल जी ने और सोनिया जी ने गलत किया, हम हरियाणा की चर्चा कर लेंगे। ये ठीक है, आप निजीकरण नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि दिल्ली के निजीकरण का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? सारी दिक्कतें आप दिल्ली के निजीकरण का स्वागत करते थे या विरोध करते थे, ये बता दीजिए। केवल नहीं होता। आप जमीन पे आके कोई काम नहीं करते। अरे सर, मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस दिल्ली के निजीकरण का विरोध करती है या स्वागत करती है? हाँ या ना, मैं उत्तर चाह रहा हूं केवल आपसे। आप हरियाणा की बात करें, आप हरियाणा की बात करें तो अरे सर, मैं आपसे, कांग्रेस की पॉलिसी तो कोई होगी ना, कांग्रेस की 2 आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। आप निजीकरण का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं दिल्ली का? महेंद्रगढ़ में कितनी लेडीज, कितने टीचर बैठे रहे, कोई भी खुश नहीं है। इस अरे सर, फिर आप उत्तर, मैं तो केवल हाँ ना में चाह रहा हूँ, पर मुझे आपकी मजबूरी ध्यान में आती है, क्योंकि आप सोनिया जी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, राहुल जी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए रविंद्र ढुल जी पर ही चलते हैं। किसी को खुश नहीं कर पा रहे
आप क्योंकि खुश इसलिए नहीं कर पा रहे। आप आप निजीकरण का समर्थन करते थे, दिल्ली का या विरोध करते थे? हम निजीकरण का विरोध करते हैं। मैं फिर ऑन एयर कह रहा हूँ, इसी तरह मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि हम दिल्ली जवाहर यादव साहब, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। करते हैं। परेशान करने की आनंद कौशिक साहब, आपको भी यहाँ पर रोकूंगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। जवाहर यादव साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र ढुल INLD के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंवर सिंह यादव साहब मौजूद हैं जो कि कर्मचारी नेता हैं, और आनंद कौशिक साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र ढुल साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जवाहर यादव साहब अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है निजीकरण जैसी कोई स्थिति नहीं। उनका कहना है कि बेहतरी के लिए ये प्रयास हो रहा है, और आप इस प्रयास में आपकी पार्टी, कर्मचारी नेता सब व्यवधान डाल रहे हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है। इनकी बात का लब बोलो आप। अगर जवाहर जी मैं गलत नहीं हूं तो यही आपने कहा। जी चलिए रविंद्र जी जवाब दीजिए। ये मैंने इसलिए पुख्ता कर लिया, नहीं तो हमें अमूमन कहा जाता कि नहीं साहब ये तो हमने कहा ही नहीं। रविंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं कुछ फैक्ट रखूंगा जवाहर यादव जी के सामने। इन्होंने कहा किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, तो मैं इनको बताना चाहूंगा इनके अपने गुड़गांव में लगभग 23 और पूरे हरियाणा में अब तक 400 कर्मचारियों को इनको एक बाद में काउंटर करें। दूसरी बात, एक बहुत इस हड़ताल के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो ये था कि कर्मचारियों की जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उस डेथ के बारे में सरकार क्या कर रही है। आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जो ALM है, जिसकी भी डेथ होती है, 3 लाख रुपए आप उनको देते हैं। 3 साल के अंदर लगभग 750 डेथ हो चुकी हैं। जो कल मीटिंग में माना था ACS साहब ने, अगर कर्मचारी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मांग रहे हैं और उनके लिए क्लेम मांग रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं ये? क्या जवाहर यादव जी ये बताना पसंद करेंगे? अगली बात ये है कि आप इस चीज को समझें कि हरियाणा में लगभग इस समय पर 41,000 करोड़ का जो है लॉस में है सारे के सारे निगम। आपने उस निगम के सारे लॉस को इस बजट में हरियाणा की जनता के ऊपर डाल दिया। आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी बेहतर यूनिट है उनमें से आपने सर्विसेज को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स भी किस तरीके से किया कि आपने जो है मार्केट से लगभग 4 गुना रेट के ऊपर आप आउटसोर्स कर रहे हैं। एक तरफ तो आप जनता के ऊपर पहले बर्डन डाल चुके हैं, दूसरा आप जो है आउटसोर्सिंग के टाइम पे 4 गुना ज्यादा इनको रेट के ऊपर इनको आउटसोर्स कर रहे हैं। और एक बड़ा अजीब सा जवाहर जी ने बात बोली, इन्होंने कहा कि क्योंकि सारे हरियाणा में आज पूरे दिन के अंदर बिजली रही तो इसका मतलब किसको कर्मचारी जो है इस हड़ताल के पक्ष में नहीं है। तो शायद इन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो कर्मचारियों का है, मैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं, उन्होंने अपनी उसके अंदर रिटर्न कमिटमेंट दी थी कि बिजली बाधित नहीं होगी। अब जो काम कर्मचारी को, जो श्रेय कर्मचारी को लेना चाहिए कि जो हड़ताल के समय पर भी उन्होंने हरियाणा को सही बिजली देने का काम किया है, वहां भी सरकार अपने ऊपर श्रेय लेना चाह रही है। ये किस प्रकार से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले जवाहर जी को कहिए कि इस मुद्दे के ऊपर बात करें कि जो इनकी कर्मचारियों की गंभीर समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए सरकार क्या कमिट कर रही है। आप केवल निजीकरण पे मत घुमाइए रोहित जी। जी आप बताएं जवाहर यादव साहब। चलिए अब हम इस डिबेट को, इस डिबेट को मैं अपने मित्र रविंद्र ढुल जी के अनुसार चला लेता हूं, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। पहले तो पीछे से शुरू कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि इसको कर्मचारियों का योगदान नहीं है और कर्मचारियों ने अपनी भूमिका बड़े बेहतर निभाई जिसके कारण आपूर्ति नहीं हुई। अगर हरियाणा के कर्मचारियों को श्रेय मिलता है उससे मुझे आपत्ति नहीं है, पर मेरे मित्र ये बता दीजिए कि अगर सारे कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे स्ट्राइक के बीच ही, तो जो गेट पर नारे लगा रहे थे वो क्या INLD ने भेजे हुए थे? क्योंकि आपके अनुसार कर्मचारी तो सारे अंदर थे, वो ये चाह रहे थे कि बिजली आपूर्ति बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर बाधा नहीं आनी चाहिए तो जो गेट पे खड़े थे तो क्या वो INLD के कार्यकर्ता थे? नंबर 1 बाधा की बात कर रहा हूं और INLD का कर्मचारी नहीं है वे। दूसरा आप इसको गलत तरीके से मत बताइए। आपको देखिए आगे चलिए। और मैं तो डिबेट भी आपके अनुसार कर रहा हूं, मैं तो हर एक पर्सन का उत्तर दूंगा। डिबेट मैंने ये तय किया है, आगे की डिबेट निश्चित रूप से रविंद्र ढुल जी के अनुसार होगी, मैं उसका उत्तर वैसे दूंगा। उसके बाद आपने कहा कि हरियाणा के इतने लोगों का घाटा हुआ और वो हमने बजट में डाल दिया।
आपने जब आपकी सरकार थी 1030 करोड़ का घाटा आप भी छोड़कर गए थे, ये हुड्डा साहब भी सोचकर गए, घाटा छोड़कर गए। ये घाटा चाहे बोर्ड पे हो चाहे बजट पे हो, रहेगा तो हरियाणा के खाते में। इसका डालने का फायदा क्या हुआ? इसका डालने का फायदा ये हुआ जब हमने इसको बजट में शामिल किया तो केंद्र सरकार ने जो ये लोन दे रखा था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और हर साल हरियाणा के 200 करोड़ रुपए कम होंगे ब्याज पर। अगर हरियाणा के 200 करोड़ रुपए हम ब्याज पर बचा रहे हैं तो ये गुनाह है, तो हरियाणा के लिए गुनाह हम बार बार करेंगे, आपको कह रहा हूं, हर बार करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो ये कहेंगे कि किसान आपकी हम बिजली माफ कर देंगे, ऐसे लोक लुभावन नारे हम नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम हरियाणा के लोगों से पैसा भी लेंगे, उनको सर्विस भी बेहतर देंगे। उसके अलावा मैं कभी मुद्दों से नहीं भागता। अब आपने कहा जो एक्सीडेंट के मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों है, हर एक विषयों पे हम अपने कर्मचारी संगठन मित्रों से बात करने को तैयार है। और मेरा तो एक निवेदन और है, मैं बात कर लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर लूंगा, जब कर्मचारी संगठन को बुलाए तो मैं ये निवेदन जरूर कर लूंगा, उसमें रविंद्र ढुलजी भी रहे। आप इन मुद्दा करिए जो मुद्दा हरियाणा के लोगों के हित में होगा, अगर वो कर्मचारियों के हित में भी है, क्योंकि ये भी हमारे प्रदेश के हैं और देश के हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। परंतु अगर इस नाम पर यह बरगलाया जाएगा कि बिजली का निजीकरण हो रहा है, आपने निजीकरण शब्द का एक बार इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु अच्छा रहता ये हमारे आदरणीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी भी कहते और किरण चौधरी भी कहते। सही बात का हमेशा समर्थन करूंगा। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पे कर्मचारी संघ जब मर्जी बातचीत के लिए बैठिए, 400 कर्मचारियों को और बताएं। हरियाणा के हर कर्मचारी के साथ है, केवल बिजली नहीं, किसी भी रूप में कोई भी कर्मचारी हो, वार्तालाप के लिए हमेशा 24 घंटे। जिन कर्मचारियों को हटाया गया बता दूंगा, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। जवाहर यादव साहब, इनका ये कहना है, और कोई पर्सन रहे तो आप उसका उत्तर ले लीजिए। जी, हमारे साथ सुभाष लांबा जी जुड़ चुके हैं, सर्व कर्मचारी महासंघ के नेता हैं। सुभाष लांबा साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहा हूँ और जी सुन पा रहा हूँ। लांबा साहब, आप जवाहर यादव साहब को बड़ी देर से सुन रहे होंगे। इनका साफ तौर पर कहना है, बार बार ये कह रहे हैं कि निजीकरण की परिभाषा बता दीजिए और कोई निजीकरण नहीं होने वाला। विपक्ष इस तरह की बातें फैला रहा है और ज्यादातर कर्मचारी सरकार के इस कदम से सहमत हैं। बड़े संक्षेप में मैं चाहूंगा कट टू कट हम बात करें, सिर्फ मुद्दों पर बात करें। लांबा साहब अपनी बात रखें। देखो, जवाहर सिंह यादव किस तरीके से चीजों को देखते हैं, उनका नजरिया अपना है और हमारा नजरिया अपना है जी। हम ये करें कि 23 सब डिविजनों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम पूरी तरीके से निजी हाथों में दिया, प्योरली निजीकरण है। बात तो ये है, इससे पहले भी रीडिंग का बिलिंग का वो काम दिया जा चुका, मैं उस पर लंबी डिबेट नहीं करना चाहता जी। दूसरी बार ये बार बार इस बात को आ रही है कि भाई सरकार बातचीत करना चाहती है। अरे हम पूछ रहे हैं भाई, 23 अक्टूबर को ये टेंडर छोड़े गए थे, जब से हम विरोध कर रहे हैं 23 अक्टूबर से, तो 27 जून को एक बातचीत करने की औपचारिकता निभाई गई। तो इससे पता चलता है कि प्रदेश की सरकार किस प्रकार से गंभीर है। दूसरा, इस प्रकार से झूठे मतलब आंकड़े पेश किए जाते हैं कि भाई 30% कर्मचारी, 30-35% कर्मचारी स्ट्राइक पर है, जबकि इनके अपने ही आंकड़े हैं कि लगभग 80% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल बातचीत मतलब बाद में करते हैं, ऐसा पहले लगाते हैं। अरे इमरजेंसी की मुखालफत आप कर रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? तो ये निश्चित तौर से जो सरकार का जो रवैया है, जो अड़ियल रवैया है। नहीं, ये बताइए लांबा साहब, सुभाष लांबा साहब आप ये बताइए, क्या अब आप बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं? क्योंकि सरकार ने आज भी कहा कि साहब बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो इन खुले रास्तों पर चलने के लिए आप तैयार हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिकली मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, तो आप बैठ करके बातचीत करें। तो उन्होंने बातचीत की ड्यूटी कृष्णलाल पवार जी की लगाई और उनसे बातचीत हुई। तो उस मीटिंग में एसीएस पावर मिस्टर राजन गुप्ता का जो व्यवहार था, उन्होंने कहा कि मैं किसी दबाव में बात नहीं करता और जो हमने करना हम करके रहेंगे और हम इस प्रकार से बातों को सुनते नहीं है। एस्मा भी लगेगा, टर्मिनेशन भी होगी, सब कुछ होगा। अरे इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से ऐसा ही दिखाई दिए। क्या ये बातचीत का तरीका आ गया? निश्चित तौर से मतलब जवाहर सिंह यादव जिस प्रकार से कह रहे हैं
वो जो सत्ता का नशा है वो अब जवाहर सिंह यादव जी में भी आ गया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। लांबा साहब अब आप रुकिए, कर्मचारी लांबा साहब अब आप रुकिए। लांबा साहब जवाहर यादव जी से जवाब लेते हैं। जवाहर यादव साहब, इनका ये कहना है कि जो एसीएस पावर है, उनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा दिख रही पूरा थी। समझ लिया, मैं उत्तर देना चाहता हूँ जी, मैं उत्तर देना चाहता हूँ जी। ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता का नशा है। अगर मेरे सत्ता के नशे के चलते हरियाणा का भला होगा तो अच्छी बात है, परंतु अब आप देखो, आप बीच में बताइए, अब आप बीच में बताइए प्लीज, अब आप बीच में बताइए, मैं आपको सुन रहा था। लांबा जी देखिए, बीच में बताइए। वहां आप मुझे एसीएस का व्यवहार समझा रहे थे, अपना व्यवहार देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए। आप अगर मुझे बोलने नहीं दे रहे और आप एसीएस को समझाना चाहते हैं और मुझे बोलने नहीं देंगे, लांबा साहब एक बार जवाब सुन लेते हैं। सुभाष लांबा साहब, सत्ता का नशा आपको या मुझे? बोलिए 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 जवाहर जी। जिसको ये कह रहे हैं कि सत्ता का नशा है, वो तो उनकी बात सुन रहा है और ये मेरी बात नहीं सुनना चाहते। नहीं, सुनाइए मैं इनके हर एक पर्सन का उत्तर दूंगा जी। मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि हमने ये कह रहे हैं कि निजीकरण की उनकी सोच अलग होगी और मेरी सोच अलग होगी। तो लांबा साहब 2 और 2 4 होंगे, इस पे किसी की सोच अलग नहीं हो सकती। निजीकरण क्या होता है इसके ऊपर आप मुझे छोड़िए। आपके जो 2-4 मित्र प्रोफेसर हो या और कोई बुद्धिजीवी, उनसे पूछिए निजीकरण का मायना क्या होते हैं। निजीकरण को आप 2 महीनों में नहीं देख सकते। जिस तरह मैं 2-2-4 कहूंगा तो आपको भी कहना पड़ेगा। केवल ये कहने से नहीं चलेगा कि जवाहर यादव नहीं सोचते, मैं सोचता हूँ ये निजीकरण है। निजीकरण तब होता है जब आप ओनरशिप चेंज करते हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम केवल आउटसोर्सिंग पर सर्विस देना चाहते हैं। जवाहर जी एक बात देखिए, फिर मुझे बीच में नहीं बोलने दें। ठीक है, लांबा साहब रुकिए। लांबा साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी बात को नहीं देखते। जवाहर जी बिल्कुल सीधा जवाब। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता देख रही है आपका व्यवहार। 2.5 करोड़ जनता के हम भी मैं फिर कह रहा हूँ, सुभाष लांबा जी को मेरा निवेदन है, आग्रह के साथ कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। उसके बाद हरियाणा सरकार निरंतर आपसे बात के लिए आपको आमंत्रित कर रही है। अच्छा, अगर हमारे वरिष्ठ मंत्री आपसे आते हैं तो वो मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने कहा मुख्यमंत्री जी निरे है। मुख्यमंत्री जी निरे नहीं है, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग की चिंता कर रहे हैं, साथ में आप भी कर रहे हैं। जवाहर यादव साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप आइए। लांबा साहब, जवाहर यादव साहब, मेरी एक छोटा सवाल आपसे। लांबा साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। लांबा साहब, जवाहर यादव साहब, सुभाष लांबा जी ने जो बात कही, उनका जो बात का लब्बो-लुआब था, उनका लब्बो-लुआब ये था कि साहब वो बातचीत के टेबल पर बैठे, लेकिन जो एसीएस पावर है, उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि इनको एक तरह से उन्होंने कहा कि साहब नहीं, हम तो जो करना चाहेंगे करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने तो जिम्मेवारी लगाई किसी की कि मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन आपने ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी कि उसने मसले को ऐसा सॉर्ट आउट कर दिया कि आज हम और आप इस टेबल पर बैठे ये चर्चा कर रहे हैं साहब कि ये लाइट कब जाएगी, कब जा सकती है, इस हड़ताल खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। तो इनका कहना है कि साहब कम से कम अच्छा, एक बात और कही थी जवाहर यादव साहब, आप भले गुस्सा कर रहे थे सुभाष लांबा जी से, लेकिन लांबा साहब ने कहा कि तीसरी मीटिंग में हमें धमकाया गया, यानी उस मीटिंग में आप नहीं थे। आपने कहा पहली 2 मीटिंग में आप थे, तो कम से कम नहीं। जवाहर यादव साहब, इस बात को लेकर मैं सिर्फ इतनी, जवाहर जी मैं इतनी याद आपको करवाना चाहूंगा कि ये ठीक वैसी स्थिति है। लांबा साहब 1 मिनट, लांबा साहब 1 मिनट, लांबा साहब 1 मिनट। मैं जवाहर यादव जी आपको ठीक वो दिन आपको याद करवाना चाहूंगा जब आप छात्र राजनीति करते थे और विश्वविद्यालय प्रशासन में आप कुलपति के सामने, उपकुलपति के सामने अपनी मांगों को लेकर जाते थे, और अगर कुलपति ये कह दे कि जेल में डलवा देंगे तो आपका क्या रवैया रहा होगा उस वक्त? तब आप बाहर आके नारेबाजी ही करते थे, हड़ताल ही करते थे। आज ये कर्मचारी वही कर रहे हैं साहब। आपके जो अधिकारी थे उन्होंने ढंग से बात नहीं की उन्होंने ढंग से बात। लांबा साहब, यही है मसला। अब सत्ता का बुला रखा गया, सत्ता का पावर का प्रेजेंटेशन कैसे नहीं है, मंत्री जी पावर का नशा मैंने अभी देखा। सुभाष लांबा जी जिस तरह से मुझे बीच में कह रहे थे, मुझे बोल नहीं दे रहे था, मैं ये कहता हूं कि जी वो कर्मचारी यूनियन के महासचिव है तो इनका सत्ता का नशा है क्या? इन्होंने मुझ पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, जबकि मैंने आज तक किसी भी चैनल पे कभी सम्मान के अलावा किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं बोला। तो ये अगर इन्होंने अभी हरियाणा की जनता ने, मैं उनके बड़े भाई के नाते उनका सम्मान किया, और आप मुझे सत्ता का नशा कह रहे हैं,
तो ऐसे उन्होंने एसीएस को बोला होगा। मैंने पूरी डिबेट में किसी के लिए कोई अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किया क्या? शब्द एक मेरा शब्द असंसदीय मुझे बता दीजिए। जब वो मुझे सत्ता में चूर कह सकते हैं, मुझे सत्ता का नशा कह सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं ऐसे उनको एसीएस के बारे में लगा होगा। पर मैं इस डिबेट में नहीं करता, मैं इनको निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। लांबा साहब मैं बोल लेता हूँ। अब देखो लांबा साहब, अब आप फिर मुझे सत्ता का नशा हो गया आप में। लांबा साहब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आपके जज को ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी मांगों के साथ दोबारा बैठिएगा। अगर जो देखिए आपकी हर एक डिमांड वो मांगनी जाएगी, ठीक है, जिसमें हरियाणा के जनता का नुकसान ना होता हो और कर्मचारियों का भला होता है। डिमांड किसी डिमांड को नहीं मांगेंगे जिसमें हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग। लांबा साहब रुकिए, वक्त कम है, मैं सब लोगों के पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। जवाहर जी आपको भी रोक रहा हूं, फाइनल कमेंट के लिए कौशिक साहब के पास सबसे पहले जाऊंगा। कौशिक साहब, आखिर में क्या कहना है आपका, जो स्थिति बन चुकी है? जवाहर यादव जी कह रहे हैं, हम बात को सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए इन ये कर कुछ नहीं सकते। वो तो बलगलाने की बात करते हैं और ये सोनिया गांधी की, राहुल जी की बात करते हैं। उनके राज्य में तो यहाँ 5-4 प्लांट लगे थे। अब विकास की बात करिए, मुद्दे की बात करिए, इनका कुछ करने की बात करिए। आप कहते हैं हम इनकी सुनने के लिए तैयार हैं। सुनने के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन करने के लिए तो तैयार नहीं हैं। जब कुछ इनके फायदे की बात होगी तो ये भी मानेंगे, ये भी मान जाएंगे, ये भी आपके साथ है। और बिजली वालों को निजीकरण करने के लिए ये काफी इन्होंने लगाए हैं, बिल बांटने के लिए लगाए हैं। और निजीकरण का मतलब है ये रोजाना पेपरों में आता है 50,000 नौकरी दी जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी जाएंगी। मेरे को तो ऐसा लगता है पिछले गेट से आरएसएस वालों को इसमें लगाया जाए। सारे कर्मचारी मेरिट बेस पर लगाए जाएं, जितने भी कर्मचारी हैं मेरिट बेस से एक भी कम नहीं होना चाहिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या इंटरव्यू लेकर लगाएं, ठीक है, है, उन पे लगाएं, ठीक है। और इनका काम, ये बेचारे परेशान हैं बहुत ज्यादा। इनके बच्चों की तरफ देखिए, इनके घरों की तरफ देखिए, इनके घरों में भी चूल्हे चलने चाहिए। जब से 2.5 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 2.5 करोड़ लोगों में से किसी को आप सुनेंगे तो हर कोई ये कहेगा। बिल्कुल कौशिक साहब, आप ही के साथ रोकूंगा, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। जवाहर जी आपके पास भी आऊंगा, लांबा साहब आपके पास भी आऊंगा। कंवर सिंह साहब बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात कहेगा आखिर में। आखिरकार अब आगे क्या? कल आपकी हड़ताल का दूसरा और आखिरी दिन, अब आगे क्या रणनीति आपकी है, बड़े संक्षेप में? देखो, ऐसा इस बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जवाहर जी ने जो बात कही है कि बिजली चल रही है, तो मैं ये कहना चाहूँ, ना तो जवाहर जी, हमारी 3 दौर की मीटिंग हुई है कल 27 तारीख को। जवाहर जी एक भी मीटिंग में नहीं थे और उसमें हमने स्पष्ट रूप से सरकार को, मंत्री जी को आश्वासन दिया था कि 2.5 करोड़ जनता को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे और हड़ताल में होकर के भी हम अपनी एब्सेंट लगा करके बिजली को चालू करेंगे। ठीक है। अब जवाहर जी ने कोई प्रश्न किया है इनेलो के बारे में कोई आदमी, हाँ, तो हमारे कर्मचारी बिजली चार्ज, दूसरी जहां तक बात है कल की, आज भी हम एक बात कहना चाहते हैं। जवाहर जी कहते हैं दरवाजे खुले हैं, आज भी हम बातचीत से ही बातचीत का हल होगा, मसले का हल होगा। हम भी चाहते हैं कि सरकार इस बात से पीछे हटे कि जो 23 सब डिविजनों का निजीकरण की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, भी जैसे हुआ और चीजों में बिलिंग में हुआ। कुंवर सिंह साहब अब आपको रोकूंगा, अब मैं आपको रोकूंगा। रविंद्र ढुल साहब के पास होगा। ढुल साहब, फाइनल कमेंट आपका इस पूरी बहस में। एक मिनट, नहीं यादव साहब माफी चाहूंगा, वक्त कम है, वक्त कम है। एक मिनट साहब, बहुत देर आपको सुना, बिल्कुल फिर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। जी ढुल साहब, ढुल साहब आपका फाइनल कमेंट। जी रोहित, मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। जवाहर जी ने ये नहीं बताया कि जिन 400 कर्मचारियों को इन्होंने हटाया है उनके बारे में ये क्या करेंगे। दूसरी बात जो है, एक बड़ी महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो अभी टच नहीं हुआ है कि हरियाणा जो है लगभग 68 कंपनियों से, 68 कंपनियों से हरियाणा बिजली लेता है। और आप जो है सरकारी जो थर्मल प्लांट हैं लगातार उनकी यूनिट्स को बंद करके
और प्राइवेट कंपनियों को इंडल्ज करके आप जो है पब्लिक का जो पैसा है प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, जबकि लगभग 4 रुपए 7 पैसे पर यूनिट में सरकार को बिजली मिल रही है। आप लोगों को 9 रुपए के आसपास 7-8 रुपए में बिजली बेच रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार की तरफ से जनता के लिए जो इनको ऐड करनी चाहिए। और ये इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझें, यदि आप एक पायलट प्रोजेक्ट भी रखना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन का, जिस तरह से सर्विसेज का रख रहे हैं, तो आप जो है 6 यूनिट्स हैं जो वहां से आप इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रारंभ कीजिए और देखिए वहां पर किस प्रकार से आप इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जहां प्रॉफिट है वहां पर कृपया इस प्रकार के काम ना कीजिए। जहां पर कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं कम से कम उनका क्रेडिट उनके पास ही रहने दीजिए। ठीक है ढुल साहब, माफी के साथ ढुल साहब आपको भी रोकूंगा, वक्त कम है, बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। जी रविंद्र ढुल साहब आपको रोक रहा हूं। सुभाष लांबा साहब बिल्कुल संक्षेप में, वक्त बहुत कम है, अब आगे आपकी रणनीति क्या? कल आपकी हड़ताल का दूसरा और अंतिम दिन, आगे का रास्ता क्या? रोहित जी, आपके चैनल के मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री से हमारी आज भी अपील है कि वो मीटिंग कॉल करें। उस मीटिंग में हम आएंगे और हम समझाएंगे कि हो क्या रहा है। ये निश्चित तौर से दिक्कत वाली स्थिति है और कल मीटिंग हम करेंगे इस हड़ताल के बाद। और प्रदेश के कर्मचारियों जिस प्रकार से एस्मा के बावजूद जिस उत्साह और जोश के साथ लिया, उनको बधाई देते हैं। और हम जवाहर सिंह यादव जी से भी ये कहते हैं कि आप इस मामले में जितनी बैठकें भी हुई हैं, एक बैठक में भी नहीं थे। प्लीज प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरन हमारे हड़ताल को भेज रखा है। आज फिर हम सरकार को कह रहे हैं कि बैठ करके रास्ता अख्तियार करें और हम बिजली चला रहे हैं। इसको कमजोरी ना समझा जाए। जिस दिन हम कह रहे हैं ब्लैकआउट करेंगे, ब्लैकआउट करें, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। तो जनता को परेशान करके हम इस आंदोलन को जीतना नहीं चाहते। जनता के सहयोग और समर्थन से आंदोलन को जीतेंगे। और आज लगभग 30,000 कर्मचारी नहीं, जनता के हिस्से भी लोग सड़कों पर आकर के निजीकरण का विरोध किया है। इसलिए मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें और मीटिंग कॉल करें। जवाहर यादव साहब फाइनल कमेंट। और लांबा साहब की मांग ये है कि मुख्यमंत्री पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और बातचीत के लिए इन्हें बुलाया जाए। अब देखिए, अब शब्द कैसे घुमाए जाते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, सुन लीजिएगा। सुभाष लांबा जी को वो सुमाना दीजिए। और मैंने इनका नाम भी कोट किया था जी। मैंने ये कहा था जब सर्व कर्मचारी के एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था, उसमें मैं भी था, सुभाष लांबा जी थे। इनकी मेरी वहां पर आराम से बात हुई। मैंने सर्व कर्मचारी संघ इस्तेमाल किया, उसको डिबेट में मेरे शब्द रात को सुन लीजिएगा जब डिबेट रिपीट होगी। तो इसलिए आप मुझमें मुझे आरोपी सिद्ध करने का, झूठा सिद्ध करने का प्रयास मत कीजिए, जो आप गलत कर रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नंबर 1। दूसरा, ये अभी इसमें मैं हरियाणा की जनता के प्रति हमारा तो दायित्व है, उनको कहना चाहता हूं, एक भी उसका हम निजीकरण नहीं कर रहे। हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए जो संभव होगा वो हम करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करना पड़े। हम कर्मचारियों के विरोधी नहीं है, कर्मचारी भी हमारे हैं, टेबल पर हमेशा आमंत्रित है, परंतु अड़ियल रुख के साथ नहीं। वो ये ना कहे कि 23 सब डिवीजन से नीचे हम किसी कीमत पे बात नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं कहे। वो कहे आपकी मांगे क्या है, गंभीरता पूर्वक उस पर विचार विमर्श करेंगे। अब मैं आता हूं रविंद्र ढुल जी के उस पर। उन्होंने 2 विषय किए थे कि 400 वाला विषय किया था कि कर्मचारी के ऊपर क्या किया। बिल्कुल जवाहर जी, संक्षेप में, वक्त खत्म हो गया है। मेरे मित्र वो मित्र वो था जिसपे इन्होंने सब डिवीजन पूरे के पूरे बिजली के करोड़ों लोगों के प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए थे। क्या वहां सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है? जहां हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट और कोई व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी इसको चलाने की है वो वहां से चला जाए, क्या सरकार को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आप ऐसा करते कि हरियाणा के 10,000 करोड़? जवाहर जी, अब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि बड़ी बहस का वक्त खत्म हो गया है। लास्ट मैं आनंद जी पे आना चाहता हूं। आनंद जी ने ये कहा कि कर्मचारियों को निकाल देंगे, उनके परिवारों को क्या हो रहा है, फिर झूठ बोल रहे हैं। एक भी परिवार को नौकरी से नहीं दिलाया जाएगा। ठीक है, जवाहर यादव साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। रविंद्र ढुल साहब आपका शुक्रिया। कंवर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। कंवर सिंह यादव साहब, आनंद कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष लांबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो। हालांकि आज कोई परेशानी, ऐसी बड़ी परेशानी नहीं हुई। बिजली कर्मचारी और सरकार बातचीत के टेबल पर आए और मसले को सुलझा लिया जाए। बड़ी बहस में अजित ने दीजिए इजाजत। नमस्कार।